खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। नवरात्र में बीजेपी का घोषणा पत्र आ सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी अपना घोषणा पत्र नवरात्र के स्टार्टिंग में जारी कर सकती है, यानी 16 या 17 अप्रैल को मैनिफेस्टो जारी होगा बीजेपी का, 16 को या फिर 17 अप्रैल को। यह बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। महाराष्ट्र में आज सीएम योगी ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। वर्धा, भंडारा और नागपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। नागपुर में सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समर्थन में रैली की। ये तस्वीरें हम आपको रैली की दिखा रहे हैं। नागपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जब रैली थी, तब सीएम योगी आदित्यनाथ नितिन गडकरी के समर्थन में वहां पर, ये देखिए दूसरी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब नितिन गडकरी के घर पर मौजूद थे सीएम योगी आदित्यनाथ, और नितिन गडकरी के समर्थन में जनसभा करते भी सीएम नजर आए। उनके फैमिली के साथ फोटो सेशन भी हुआ है। सबने पैर छूकर आशीर्वाद लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ का। भारत हजारों वर्ष पुराना देश है, एक सनातन राष्ट्र है। 1947 में आजाद हुआ, अनेक सरकारें आई, लेकिन तब सुरक्षा की बात नहीं होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होती थी, आस्था की बात नहीं होती थी। तब बातचीत होती थी जाति की। चेहरा देख करके योजना का लाभ दिया जाता था। तब विकास की बात कोई नहीं करता था। आज विकास हो रहा है बिना भेदभाव के। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है बिना भेदभाव के। सुरक्षा मिल रही है सबको बिना भेदभाव के। चेहरा देख करके नहीं, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आज देश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बस्ती में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश एसपी और बीएसपी मुक्त होगा। वहां केशव प्रसाद मौर्य ने 80 सीटों पर जीत का दावा भी किया। सहित उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहा है, और मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि 2024 के लोकसभा में सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत देश। बहुत बड़ी विजय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करने जा रही है। सपा को मैं समाप्तवादी पार्टी कहता हूं, बसपा को बिल्कुल समाप्त होने वाली पार्टी कहता हूं, और कांग्रेस से मुक्ति की बात मैं बता ही चुका हूं। सुल्तानपुर में एक शूटआउट के बाद माहौल काफी गर्म है। बार में पार्टी कर रहे दोस्तों पर 2 बदमाशों ने गोलियां चलाई, और जिसको टारगेट किया गया था वो डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड का आरोपी विजय सिंह। इस हमले में विजय की मौत के बाद शूटआउट के पीछे पुराने कनेक्शन खंगाले जा रखे हैं। लोग चर्चा कर रखे हैं कि क्या यह कत्ल एक बदला है, क्योंकि शूटर भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला है और जिसे शूट किया गया है वो भी हत्या का आरोपी है। देखिए रिपोर्ट। कातिल का कत्ल, गहरी साजिश का शक। बीजेपी नेता के भाई पर किसने बरसाई गोलियां? डॉक्टर घनश्याम तिवारी के कातिल को किसने मारा? बिजनेस या बदला? कत्ल का सच क्या? एक कत्ल का आरोपी, दूसरा भी कत्ल का आरोपी, तीसरा भी बेहद संदिग्ध शख्स, चौथा शूटर जिसने गोली मारी। चारों यार थे। जब 4 यार मिल बैठे, शाम रंगीन हुई। लेकिन तभी साजिश को अंजाम देने का वक्त आ गया। अचानक शराब के नशे में झगड़ा शुरू हुआ। जो इत्तेफाक था या प्लानिंग का हिस्सा, किसी को कुछ नहीं पता।
कुछ देर गहरी खामोशी रही, फिर कातिल वापस लौटा और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बीती रात पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के भतीजे विजय नारायण सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। वहीं मृतक विजय नारायण के भाई की तहरीर पर निशा तिवारी व उनके 2 भाइयों समेत कुल 6 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं एक अज्ञात पर मुकदमा हुआ है। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि कत्ल के 2 आरोपी, दोनों अलग अलग केस, दोनों बेहद हाई प्रोफाइल मामले, दोनों कातिल जमानत पर थे, फिर 7 गोलियां बरसाई जाती हैं, जिसमें डॉक्टर घनश्याम तिवारी के हत्यारोपी विजय की मौत हो जाती है। अनुज शर्मा इस शूटआउट में घायल होता है। इस शूटआउट में एक मौत हुई, दूसरा घायल है, लेकिन ये कांड कई सवाल पैदा करता है। क्या विजय के कातिल को किसी ने हायर किया था? क्या विजय का कत्ल बदला लेने के लिए हुआ? क्या कातिल को विजय पर गोलियां चलाने का ऑर्डर किसी और से मिला? क्या अनुज शर्मा भी कातिल के निशाने पर था? क्या इस शूटआउट का डॉक्टर घनश्याम तिवारी केस से संबंध है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पुलिस ने डॉक्टर घनश्याम तिवारी के परिवार के लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की है। विजय नारायण सिंह और उनके साथी जब पार्टी कर रहे थे, उसी बीच पार्टी करने वालों के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ किसी बात को लेके, और सूत्र के मुताबिक एक व्यक्ति जिसका नाम अजय सिंह, उसने इस व्यक्ति को विजय नारायण सिंह को गोली मारा, जिसमें उनकी आज देहांत हो गई। 23 सितंबर 2023 सुल्तानपुर शहर के चर्चित डॉक्टर घनश्याम तिवारी की जमीन विवाद में हत्या कर दी जाती है। कत्ल का आरोप बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के भतीजे विजय नारायण पर लगता है, लेकिन लंबे वक्त तक केस सियासत में फंसा रहता है। मामला तूल पकड़ने पर पुलिस विजय नारायण को जेल भेज देती है। फिर 9 फरवरी को वो सशर्त जमानत पर बाहर छूटता है और 7 अप्रैल को अपराधियों की एक पार्टी होती है, जिसमें विजय नारायण और उसके जैसे कई और अपराधी शामिल होते हैं। लेकिन किसे पता था इसी पार्टी के बाद विजय नारायण का कत्ल हो जाएगा। पूरे मामले पर सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस को कुछ वीडियो क्लिप्स मिली हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले पर चौंकाने वाला खुलासा करने की बात कर रही है। तारीख 7 अप्रैल, वक्त रात 9 बजे, जगह पल्लवी होटल सुल्तानपुर। होटल के बार में पियक्कड़ों की महफिल जमा थी। कोई नशे में झूम रहा था, कोई जाम लड़ा रहा था। विजय अपने साथी अनुज और दूसरे साथियों के साथ बार से बाहर निकला, तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलीबारी में विजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनुज शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पत्नी पर एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा अजय सिंह, दीपक मिश्रा समेत 6 नामजद आरोपी भी बनाए गए हैं। 6 पुलिस टीम गठित कर दी गई है, लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस को कुछ इंपॉर्टेंट फुटेजेस मिले हैं, उसके साथ साथ पुलिस 2 व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। कुल 6 टीमें कातिलों की तलाश में लगाई गई हैं। पुलिस का दावा है जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और तभी पता चल पाएगा ये कत्ल क्यों और किसने करवाया। सुल्तानपुर से न्यूज़ 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट। एक रहस्यमयी कत्ल, न कातिल, न लाश, न ही सुराग। फिर 16 दिन बाद अचानक से एक लाश मिलती है। पता चलता है कि जिस शख्स को पुलिस तलाश रही थी ये वही लाश है। लेकिन अब सवाल था कि अगर लाश मिल गई है तो कातिल कहां है। जब पुलिस ने इस केस की तफ्तीश शुरू की तो चौंकाने वाले सच सामने आए। पता चला कि कत्ल का कनेक्शन तो मरने वाले की शादी से जुड़ा हुआ है। देखिए कैसे कातिल तक पहुंची है पुलिस। शादी टूटी, रिश्ते जुड़े। सात फेरों के बाद भी जारी रही मोहब्बत। पुराने मंगेतर ने नए पति का किया कत्ल।
16 दिन बाद दफन मिली लाश। इश्क की राह में रोड़ा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी और पत्नी ने ऐसी खौफनाक साजिश रची कि 16 दिन तक ना तो सबूत मिले, ना ही लाश मिली, ना ही कातिल का कोई पता ठिकाना। लेकिन पुलिस जब सच के करीब पहुंची तो होश फाख्ता हो गए, क्योंकि कातिल ने सिर्फ कत्ल नहीं किया था बल्कि पति की ताउम्र लाश भी ना मिले इसका भी इंतजाम किया था। हरदोई का हरियावा थाना इलाका, यहाँ रहने वाला बांकेलाल 22 मार्च को अपनी दुल्हन को विदा कराने के लिए घर से ससुराल के लिए निकला, लेकिन वापस कभी नहीं लौटा। हैरानी की बात ये थी कि वो ससुराल भी नहीं पहुंचा था। अब सवाल ये था कि बांकेलाल का आखिर क्या हुआ। दिनांक 25/3/24 को थाना हरियावा पर सुशील कुमार गुप्ता ने एक गुमशुदगी की तहरीर दी कि उनके भाई बांकेलाल गुप्ता जो कहीं गए थे और लौट कर नहीं आए। इस सूचना पर पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज करते हुए इसकी गहनता से पता रसी सुराग रसी करना शुरू किया। पुलिस केस की तफ्तीश करते हुए उस जगह तक पहुंची जहां बांकेलाल की बाइक लावारिश हालत में पड़ी थी। बाइक मिलते ही पुलिस को अनहोनी की आशंका हो गई थी, लिहाजा तफ्तीश तेज हो गई। कोई सुराग नहीं मिले तो परिवार ने जिस संदिग्ध पर कत्ल का शक जताया था उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की तो पत्नी के प्रेमी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। इस बीच आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि मदन गुप्ता और राधेश्याम कश्यप ने बांकेलाल के साथ दारू पी और फिर उसको डंडे से मारकर उसके शव को छुपा दिया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा दोनों को गिरफ्तार किया गया और कड़ाई से पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर बांकेलाल का शव बरामद किया गया, जिसके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। लवर से किलर बन चुके मदन ने जिस तरह बताया था, 16 दिन बाद बांकेलाल की उसी जगह से लाश बरामद की गई। कातिल ने इश्क की राह में रोड़ा बन चुके पति को ससुराल पहुंचने से पहले ही मार दिया और लाश जमीन में दफन कर दी थी। इस वारदात को अंजाम देने में उसका एक दोस्त भी शामिल था। पुलिस ने जब कत्ल की वजह तलाशी तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि सैफाई की शादी पहले मदन के साथ तय हुई थी। दोनों शादी से पहले ही एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन इसी बीच मदन एक अपराध में जेल चला गया और शादी टूट गई। फिर सैफाई ने बांकेलाल के साथ 7 फेरे लिए, लेकिन शादी के बाद भी वो अक्सर मायके में ही रहा करती थी। लेकिन बांकेलाल इस बात से शायद अनजान था। 22 मार्च को बांकेलाल जब सैफाई को विदा कराने जा रहा था, तभी उसके पूर्व मंगेतर यानी प्रेमी ने बांकेलाल का कत्ल कर दिया। मदन गुप्ता और राधेश्याम कश्यप को पुलिस गिरफ्तार कर चालान कर रही है। शेष अभियुक्तों के बारे में भी से पहले तय होने और बाद में ना होने का विवाद प्रकाश में आया है। घटना के कई दिन बाद तक कोई सुराग ही पुलिस के हाथ नहीं लगा। यहाँ तक कि परिवार ने जिन पर शक जाहिर की थी उन्हें भी पूछताछ के लिए वक्त पर नहीं बुलाया गया। लेकिन जब उसी संदिग्ध तक पुलिस पहुंची तो कातिल का पता मिलता। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। लोगों में रील्स का खुमार इस कदर छाया हुआ है कि लोग मंदिर और सार्वजनिक जगहों को भी छोड़ नहीं रहे हैं। कई बार रील को रोकने पाए। कुछ ऐसा ही मामला आगरा और एमपी के उज्जैन से देखने को मिला, जहां रील्स बनाने को लेकर सुरक्षा कर्मियों और महिलाओं युवतियों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई है। रील्स कुमार अब मंदिर मंदिर, गार्ड ने रोका तो करने लगी मार। अब रील बनाई तो जाएंगे जेल। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी कई श्रद्धालु चोरी चुपके मोबाइल अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो रील्स बनाकर वायरल करनी होती है। 4 से ज्यादा युवतियां मंदिर में रील्स बना रही थीं। इस दौरान गार्ड ने उनको रोका तो विवाद हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिला सुरक्षा कर्मियों से युवतियां किस तरह बर्ताव करती दिख रही हैं। एक तो नियमों का उल्लंघन, ऊपर से झगड़ा। बताया जा रहा है कि मामला इतना बढ़ गया कि महिलाओं और युवतियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट तक कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये युवतियां नागदा की रहने वाली बताई जा रही हैं। इनके खिलाफ मंदिर समिति ने महाकाल थाने में FIR दर्ज करवाई है। महिला
सुरक्षा गार्ड हैं, उनने कुछ महिलाओं को वहाँ पे जो रील बना रही थी महाकाल मंदिर में, चूंकि अभी मोबाइल में प्रतिबंध लगे हैं और रील बनाना वहाँ उचित नहीं है, तो गार्ड जो महिला गार्ड हैं उनके द्वारा उनको रोका गया था, लेकिन उन महिलाओं ने उन गार्ड के साथ झूमाझटकी की है, जिसपे मंदिर प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट लिखाई गई है। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें विवेचना की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं जब रील्स को लेकर विवाद देखने को मिला है। सख्ती के बाद भी लोग महाकाल मंदिर में रील्स बनाते नजर आते हैं। उधर आगरा में भी रील्स का खुमार देखने को मिला, जहां ताजमहल का दीदार करने के दौरान 4 युवतियां रील्स बना रही थीं। इस दौरान सीआईएसएफ के उप निरीक्षक ने उन्हें रोका, लेकिन युवती नहीं मानी। इस पर दोनों के बीच विवाद हो गया। दोनों में मारपीट और धक्का मुक्की भी की गई। आप तस्वीरों में भी विवाद और धक्का मुक्की देख सकते हैं। अरे फोन कर लो, मैं जानू, चल मैं जानू, रुक जा, सेवा ए हो गया तेरा, चलो ना फिर, हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवतियों ने सीआईएसएफ के कंट्रोल रूम में उप निरीक्षक की शिकायत की। उप निरीक्षक पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों में रील्स का खुमार इस हद तक हो गया है कि उनको मंदिर और सार्वजनिक जगह भी नहीं दिखती, बस अपना वीडियो वायरल करना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। सीमा हैदर का एक वायरल वीडियो इस समय काफी सुर्खियों में है। इस वीडियो को देखने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमा और सचिन के बीच अब झगड़े स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि सीमा के वकील का दावा है कि पाकिस्तानी मीडिया फेक वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा फैला रहा है। देखिए पूरी खबर। मैं खुद चाहती हूँ यहाँ से चली जाओ, मेरी जान छूट जाए। क्या सीमा और सचिन की लव स्टोरी में दरार आ गई है? क्या सीमा और सचिन के प्यार में तकरार पैदा हो गया है? क्या सीमा और सचिन के बीच अब झगड़े हो रहे हैं? या फिर पाकिस्तानी मीडिया ये प्रोपेगेंडा फैला रही है? मैं खुद चाहती हूँ यहाँ से चली जाओ, मेरी जान छूट जाए। दरअसल एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सीमा हैदर के शरीर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। सीमा हैदर रोती हुई नजर आ रही है और अपने चेहरे पर चोट के निशान को खुद दिखा रही है। चली जाओ, मेरी जान छूट जाए। दरअसल पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही है, लेकिन इसी बीच आई एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। मगर सीमा हैदर के वकील ने इन सभी वीडियो को फेक करार दिया है। जो खबरें चल रही हैं बहुत से बड़े बड़े चैनल्स पर कि सीमा सचिन मीणा की आपस में कोई लड़ाई हो गई है, बहुत लोग छटकारे ले रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से भ्रामक हैं, गलत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत बना के नकली डाल रहे हैं वो लोग, अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। दरअसल सोशल मीडिया पर सीमा हैदर के 3 कथित वीडियो वायरल हो रहे हैं और इसे सीमा और सचिन के बीच मारपीट के बाद की बताई जा रही है। लेकिन सीमा हैदर के वकील का दावा है कि ये पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसा वीडियो बनाकर पाकिस्तानी यूट्यूबर और मीडिया वाले सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरह से फर्जी वीडियो है, इसका सीमा और सचिन से कोई संबंध नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा कहीं दिखाया गया सीमा के ददिया ससुर एक्सपायर हो गए, कहीं ससुर एक्सपायर हो गए। इस तरह से झूठी अफवाहजनक खबरें चला के इस तरह सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ तथाकथित न्यूज चैनल ऐसा कर रहे हैं। वकील एपी सिंह का दावा है कि सीमा और सचिन दोनों अपने घर में आराम से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बात फोन पर भी हुई है।
लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी यूट्यूबर अपनी कमाई के लिए इस तरह के वीडियो बना रहे हैं। सावधान रहना है सभी को। अभी भी मेरा लगातार अभी भी बात कोई ऐसी खबर नहीं है सीमा सचिन मीना के बीच में जिसमें कहीं कोई लड़ाई तो जीवन में उनमें कभी नहीं हो सकती। ये तो बता दूं, वो भारत की संस्कृति सनातन पद्धति में रहे हैं। उन्होंने सीता और राम का इतिहास देखा है, राधा और कृष्ण का इतिहास देखा है, उनकी पूजा करती हैं, भाव और भावना के साथ रहती हैं। ये तो दिमाग से निकाल दीजिए आप। और निश्चित तौर पर ये इस तरह से उनको, उनके परिवार को, सचिन को बदनाम करने की जो साजिश है। फिलहाल ये वीडियो कब की है, कहाँ की है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं सीमा हैदर के वकील का आरोप है कि ये वीडियो फर्जी है, लेकिन इस वायरल हो रहे वीडियो से सीमा हैदर और सचिन एक बार फिर से सुर्खियों में है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जब गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने भी संज्ञान लिया और उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है कि लोकल थाने स्तर पर पुलिस सीमा हैदर के घर पहुंची थी और वहां पर जानकारी की गई, तो इस तरीके की कोई भी बात सामने नहीं आई है। फिलहाल अब देखना होगा आने वाले वक्त में कि किस तरीके से इसमें आगे की कार्रवाई होती है, लेकिन एपी सिंह का कहना है कि इसमें अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस को लिखित शिकायत दी जाएगी और इसके वीडियो के सोर्स के बारे में जानकारी की जाएगी। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। और वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब सीमा हैदर और सचिन ने बयान जारी किया। उन्होंने वीडियो को फेक बताया है, सुनिए। जय श्री राम, राधे राधे सभी को। तो मैं सीमा मीना वाइफ सचिन मीना, मैं अपने रघुपुरा उत्तर प्रदेश नोएडा में रह रही हूँ और मेरी मीना फैमिली बहुत अच्छी है और मीना जी के साथ मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ। कुछ न्यूज चैनल, पाकिस्तानी न्यूज चैनल, मुझे शर्म आती है कि रमजान के पवित्र महीने में भी झूठ बोलने से बात नहीं आ रहे। वो नहीं समझते कि मैं भारत में हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ। वो नहीं समझते कि यहाँ के मुख्यमंत्री महाराज योगी जी के संरक्षण में हूँ मैं और उनके संरक्षण में कोई महिला, कोई औरत, कोई व्यक्ति दुखी रह ही नहीं सकता। और मैं अपने भाई वकील डॉक्टर एपी सिंह के साथ लगातार कांटेक्ट में रहती हूँ। ये सब झूठी खबरी हैं, इन पे कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये केवल गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और मैं बहुत 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 ही ज्यादा खुश हूँ। और इस तरह की जो चीजें चल रही है, इस तरह की चीजें मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती, अगले 7 जन्म में नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है, मैंने अपने प्यारे भाई डॉक्टर एपी सिंह को राखी बांधी है। तो ये तो सोचना भी गलत है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो प्लीज फेक न्यूज से बचिए, सबसे यही रिक्वेस्ट है। हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और इसी के